नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपसे मेंटल डिप्रेशन और सुसाइड के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में मैं आपसे श्वेतपोश अपराधों के बारे में बात करूंगी। श्वेतपोश अपराध क्या है? आजकल हम देख रहे हैं कि देश के बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पूंजीपतियों, समाज सुधारकों और धर्मगुरुओं ने अपनी उच्च प्रतिष्ठा की आड़ में समाज विरोधी कार्य करते आ रहे हैं, परंतु शायद इन्हें कभी अपराधियों की श्रेणी में रखने का कार्य किया जाता हो। परंतु श्वेतपोश अपराध की धारणा को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का श्रेय सर्वप्रथम डॉक्टर एडविन सदरलैंड को जाता है। 1939 में सदरलैंड ने अमेरिकन समाजशास्त्र परिषद की बैठक में एक अपने अध्यक्ष भाषण के माध्यम से अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के बारे में बातचीत की और इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका में 200 उद्योगपतियों में से 80 का विस्तृत अध्ययन किया और 1949 में एक प्रतिवेदन दिया जो बहुत ही चौंका देने वाला था। इसमें विश्वास ही नहीं हुआ कि बड़े बड़े उद्योगपति भी जो है आपराधिक कार्यों में लिप्त हैं। तो इस प्रकार से सदरलैंड ने अपराधों को दो भागों में बांटा, एक निम्न वर्ग अपराधी और दूसरा श्वेतपोश अपराधी। श्वेतपोश अपराध को हम पढ़ें उसके पहले हम अपराध के बारे में जान लें कि अपराध किसे कहते हैं। वास्तव में अपराध एक जटिल अवधारणा है। यह एक ऐसा कार्य है जो प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। प्राचीन समय में भी अपराध होते थे और आज भी अपराध होते हैं। यह एक सर्वकालिक और सार्वभौमिक घटना है। प्रत्येक समाज में अपराध का निर्धारण वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के आधार पर किया जाता है। हम अपराध को दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक कानूनी आधार पर, जिसमें व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य जिसमें आपराधिक विधि का उल्लंघन होता हो, और दूसरा सामाजिक आधार पर जिसमें प्रचलित मूल्य और आदर्श नियमों का उल्लंघन होता हो। तो इस प्रकार से हमने यह अपराध के बारे में जाना। अब हम यहाँ पर श्वेतपोश अपराध के बारे में जानेंगे कि श्वेतपोश अपराध क्या है। सदरलैंड ने श्वेतपोश अपराध को एक ऐसा अपराध कहा है जिसे समाज के उच्च प्रतिष्ठित सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति अपने पेशे के दौरान करता हो। उन्होंने अपने तथ्य में स्पष्ट किया था कि उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सभी अपराधों को श्वेतपोश अपराध नहीं कहेंगे, बल्कि वह अपराध जो उसके द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया गया है वो श्वेतपोश अपराध होगा। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक अधिकारी किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो वो अपराध कहलाएगा, लेकिन जब वो अधिकारी अपने अधिकार का लाभ उठाकर रिश्वत लेकर किसी अयोग्य व्यक्ति को नौकरी दिलवा दे या अपने पदाधिकार से संबंधित कार्य के लिए नौकरी दे दे तो वह श्वेतपोश अपराध होगा। लेकिन डीडी टेफ्ट सदरलैंड की इस व्याख्या से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि उच्च वर्ग के अपराधियों द्वारा किए जाने वाला अपराध भी अपराध ही है। उच्च वर्ग के किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार के कार्य जब किए जाते हैं तो वो श्वेतपोश अपराध कहलाते हैं। सदरलैंड ने अपनी परिभाषा में यह स्पष्ट किया कि अपने व्यवसाय के समय किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध है। अब हम यहाँ पर लेंगे श्वेतपोश अपराध की विशेषता या उसके लक्षण। श्वेतपोश अपराध अन्य अपराधों की तरह ही यह भी एक अपराध ही है, अपराध का एक प्रकार है। श्वेतपोश अपराध की अवधारणा में सदरलैंड ने अपराधों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया था, एक साधारण अपराध और दूसरा श्वेतपोश अपराध। जब समाज के उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नेता, अभिनेता, उच्च पदाधिकारियों द्वारा
जब कानून की अवहेलना की जाती है तो वो श्वेतपोश अपराध कहलाते हैं। यह भी अपराध के समान ही होते हैं। अपने लक्षणों में यह अपराध के समान ही दिखाई देते हैं। ये सामान्य लक्षणों में अपराध के समान होने के कारण इन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि अपराधों की तुलना में यह अप्रकट प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति गोपनीय होती है। चूंकि यह सामूहिक विचलित व्यवहार का एक रूप है और अपराध करने वाला व्यक्ति बहुत ही कुशल और प्रभावशाली होता है। ये अपना कार्य इतनी कुशलता से करते हैं कि आम आदमी इनको आसानी से पहचान नहीं सकता, क्योंकि ये अपराधों को एक व्यवसाय मानकर चलते हैं। विश्वासघात पर आधारित होते हैं। श्वेतपोश अपराध में विश्वासघात किया जाता है। कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, मिलावट, रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि सब ये जो है विश्वासघाती है। भेदभाव पर आधारित होते हैं। कानूनों का निर्माण सभी राज्यवासियों के लिए एक जैसा होता है और अपेक्षा की जाती है कि इन कानूनों को बिना भेदभाव के लागू किया जाए, लेकिन हम देखें आज ऐसा नहीं हो रहा है। सदरलैंड ने कहा कि श्वेतपोश अपराध कानूनों के पालन में भेद करने पर आधारित है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब कोई समाज का प्रतिष्ठित उच्च वर्ग अधिकारी के द्वारा अपने कार्य के दौरान कानून और समाज के नियमों का उल्लंघन होता हो तो ऐसे कार्यों को श्वेतपोश अपराध कहा जाएगा। समाज पर यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है और अन्य अपराधों की तुलना में बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि इन कानूनों का उल्लंघन जब होता है तो जनता इनसे अनभिज्ञ रहती है और साथ ही ये पर्दे के पीछे होते हैं। इसमें बड़े बड़े अधिकारी स्वयं अपराध नहीं करते, बल्कि उनकी एक लॉबी होती है, उनका एक समूह होता है और वो पीछे से इस प्रकार के कार्य करते हैं। इसलिए इनको पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब हम यहाँ पर लेते हैं श्वेतपोश अपराध के प्रकार। श्वेतपोश अपराध कहाँ कहाँ पर और किस किस तरीके से हो सकते हैं। भारतीय परिस्थितियों में श्वेतपोश अपराधों की सूची बनाना तो बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि सामाजिक विघटन में वृद्धि के साथ ऐसे अपराधों की प्रकृति भी बहुत विविधता वाली हो जाती है। तो हम इसमें सबसे पहले लेते हैं जालसाजी। श्वेतपोश अपराधों में सदरलैंड ने जालसाजी को बहुत अधिक महत्व दिया है, जिसका कारण यह है कि उच्च वर्ग के व्यक्ति अपनी स्थिति की आड़ में जालसाजी द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने में बहुत जल्दी सफल हो जाता है। जैसे नकली हस्ताक्षर करवाना, प्लेन पेपर पे हस्ताक्षर करवा लेना, बीमा कंपनियों से झूठे क्लेम लेना, नकली प्रमाण पत्र बनवाना, दवाई कंपनियों के द्वारा नकली दवाएं बनवाना, जाली कार्यों के नाम पर सरकार से कोटा प्राप्त करना और धर्म गुरुओं के नाम पर जालसाजी करना आदि इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले अपराध श्वेतपोश अपराध है। रिश्वतखोरी भी हम इसमें लेते हैं। वर्तमान में शायद ही ऐसा कोई विभाग होगा जहां पर अधिकारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारी रिश्वत नहीं लेते हो। अपने पेशे और पद का लाभ उठाकर बड़े बड़े अधिकारी रिश्वत लेकर व्यक्ति का कार्य करते हैं, गैर कानूनी तरीके से उसको लाभ पहुंचाते हैं। जैसे गाड़ियों का लाइसेंस बनवाना, उनका नवीनीकरण करना, सरकारी दस्तावेजों को उपलब्ध करवाना, सब इसमें आ सकते हैं। मुनाफाखोरी और चोरबाजारी ये भी श्वेतपोश अपराध साधारणतः व्यापारी वर्ग द्वारा किए जाते हैं, जिससे संपूर्ण समाज की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, चौपट हो जाती है। जैसे हम देखें कि अचानक कोई प्राकृतिक संकट आ जाए, अकाल पड़ जाए या बाढ़ आ जाए या किसी तरह की कोई महामारी आ जाए, तो उस समय वस्तुओं को स्टॉक कर ले और बाद में फिर उनकी कीमतें बढ़ाकर बेचना, करों की चोरी करना, माल में मिलावट करना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा निःशुल्क वितरित की जाने वाली
चीज़ों को बाजार में बेच देना, ये सब मुनाफाखोरी और चोर बाजारी के अंतर्गत आते हैं। तस्करी आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभपूर्ण होने के कारण बड़े बड़े गिरोहों द्वारा ये संचालित होती है और बड़े बड़े अधिकारी और पूंजीपतियों का इसमें हाथ होता है। वकीलों द्वारा कानूनों का उल्लंघन भी जो है इसके अंतर्गत आ सकता है। जैसे वकीलों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में अधिकतर झूठी गवाही दिलवाना, झूठे दावे करना, विरोधी पार्टी से पैसे लेकर संबंधित का केस हरवा देना, झूठी डिग्री दिलवाना, विश्वासघात करना, सरकारी नीतियों और गुप्त भेदों को किसी के सामने प्रकट कर देना, राजनीतिक हत्याएं करवाना, न्यायालय में झूठी गवाहियां देना, प्रकाशकों द्वारा रॉयल्टी चोरी करना, ऐसे अपराध हैं जो षड्यंत्र और विश्वासघात के रूप में किए जाते हैं और इन्हें कानून बहुत आसानी से भी पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने पहले ही समझ लिया है कि ये बहुत ही गोपनीय तरीके से किए जाते हैं। गुप्त व्यवहार और पद का दुरुपयोग भी इसके अंतर्गत आता है। कोई राजकीय अधिकारी बहुत बड़े पोस्ट पर हो, मंत्री हो, विधायक हो, तो अपने पद से संबंधित अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। यह एक गंभीर अपराध है। ऐसे अपराधों को सामान्यतः न तो अपराध समझा जाता है और न ही अपराधी इसमें दंडित हो पाता है। किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसी वर्ग विशेष से इस प्रकार के कार्य करवाना और उच्च पदों पर कम योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर देना, संकट में फंसी महिलाओं को अनैतिकता के लिए बाध्य करना, ब्लैकमेल करना, झूठे प्रमाण पत्र देना, क्लबों के आड़ में जुआ घर चलाना, व्यापारिक लाभ के लिए अधिकारियों के लिए कॉल गर्ल्स को मैनेज करना, ब्लैकमेलिंग करना, ये सारे अनैतिक व्यापार जो है वो श्वेतपोश अपराधों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी श्वेतपोश अपराधों को जाना। अब हम ये लेंगे कि ये श्वेतपोश अपराध क्यों होते हैं, इनके पीछे ऐसे कौन से कारण हैं कि जिनकी वजह से श्वेतपोश अपराध आज वर्तमान में भी हम देखते कि बहुत अधिक घटित हो रहे हैं। इनमें से हम प्रमुख कारण लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ की प्रवृत्तियां सभी समाजों में पाई जाती है और स्वार्थवाद की भावना जब प्रबल हो जाती है तो समाजों में अपराधों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। आज हम देख रहे हैं कि औद्योगिकरण और पूंजीवाद ने व्यक्तिगत स्वार्थों को बहुत बढ़ावा दिया है। आर्थिक लालच के कारण जो है ऐसे अपराध किए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि निजी स्वार्थ बहुत अधिक श्वेतपोश अपराधों को बढ़ावा देते हैं। आधुनिक समय में राजनीतिक नेताओं के बारे में कुछ भी कहा जाए तो वो कम ही होगा। राजनीतिक नेता और पुलिस समाज की रक्षक समझी जाती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अनेक समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के माध्यम से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सही गलत की परवाह किए बिना कुछ भी कर रहे होते हैं। अपनी राजनीतिक शक्ति और प्रभाव का अनुचित तरीके से लाभ उठाते हुए ये लोग सभी प्रकार के ऐसे भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं और समाज कल्याण के नाम से लोगों को लूटते हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे होते हैं। समाज के अनेक प्रतिष्ठित वर्ग, नौकरशाही, वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्राध्यापक, अनेक नेताएं, इन द्वारा स्थापित किए गए मापदंडों का निम्न वर्ग के अपराधियों पर भी परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब ये अपराध करते हैं उच्च वर्ग के लोग, तो जो उनके साथ अपराध किए जाते हैं जैसे धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी या कर की चोरी करते हुए जब ये निम्न वर्ग के लोग उन्हें देखते हैं तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि अपराध करने में कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो श्वेतपोश अपराधों को बहुत अधिक बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं जन जागृति का अभाव। हालांकि सरकार ने व्यक्तियों को जागरूक बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। प्रशासनिक क्षेत्रों में पारदर्शिता भी रखी जा रही है, परंतु जन जागरण के अभाव के कारण श्वेतपोश अपराध
बेरोक टोक पलते हैं और जनता सहज ही सामने वाले व्यक्तियों पर विश्वास कर लेती है। उसे यह आभास ही नहीं होता है कि उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। अनेक बार तो हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी सामने वाले व्यक्ति पर वो गलत होता है तो भी अंधाधुंध तरीके से विश्वास कर लेती है। तो इस प्रकार से जन जागरूकता नहीं होने के कारण श्वेतपोश अपराध बढ़ते रहते हैं। कानूनी जानकारी का भी अभाव होता है। अधिकांश जनता, इवन पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत सारे कानूनों के बारे में जानकारी नहीं होती है और इनके परिणामों का भी ज्ञान नहीं होता है। कानूनी दांवपेचों को आम जनता समझ नहीं पाती और श्वेतपोश अपराध इस तरह से बढ़ते रहते हैं। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसके तहत यदि कोई गलत खाद्य पदार्थ बेच रहा है तो उसे बदला जा सकता है या उसके विरोध में अपील की जा सकती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता और वो ना तो सामान बदलवाते हैं और ना उसके बारे में कोई एक्शन लेते हैं। कोर्ट के झंझटों से दूर रहने के कारण भी श्वेतपोश अपराध बढ़ते रहते हैं। पीड़ित व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है कि उसके लिए वो अदालत में केस लड़े और साक्ष्य उपलब्ध करवाए। दूसरा, उसे ये भी डर लगता है कि कहीं उसकी बदनामी हो जाएगी और फिर बाद में जिसके विरोध में उसने अपील की है वो उसको परेशान करेगा। तो पीड़ित व्यक्ति अपराध की पीड़ा को सहन करता रहता है और फलस्वरूप ये अपराध करने में सफल हो जाते हैं। अनेक बार हम देखते हैं कि बड़े लेवल पे इनको संरक्षण प्राप्त होता है। राजनीतिक संरक्षण मिलने से ये अपराधी बहुत जल्दी छूट भी जाते हैं और साथ में गोपनीयता भी बनी रहती है। ये अपराध चूंकि गोपनीय होते हैं तो आम जनता को पता ही नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से श्वेतपोश अपराध समाज में फैल रहे हैं, बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक हमने श्वेतपोश अपराध के बहुत सारे कारण जाने, लेकिन अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन अपराधों को किस प्रकार से रोका जाए। ऐसे कौन से उपाय हो सकते हैं कि जिनके माध्यम से श्वेतपोश अपराधों को समाज से समाप्त किया जाए। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं राष्ट्रीय चरित्र। देश का जितना अच्छा चरित्र होगा, लोगों का जितना अच्छा चरित्र होगा, वो देश उतना ही विकास करेगा। निम्न राष्ट्रीय चरित्र जो है वो देश को पतन की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले तो हमें व्यक्तियों में चरित्र निर्माण को प्राथमिकता देना चाहिए और साथ ही राष्ट्रीय और सामुदायिक भावना का विकास करना चाहिए। दूसरा, हम इसमें पॉइंट लेते हैं जन जागृति को पैदा करना। लोगों के अंदर जन जागरण लाना चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक बनाना चाहिए और उन्हें ये पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। यदि गलत होता है तो वो किस तरह से उसका विरोध कर सकते हैं और किस तरह से उनको रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से जितनी अधिक लोग जागरूक होंगे उतना ही समाज में श्वेतपोश अपराध कम होंगे। तीसरा पॉइंट हम इसमें लेंगे कि पुलिस का प्रथम कार्य श्वेतपोश अपराधों को अधिक से अधिक जानना और उनकी जानकारी हासिल करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना। अच्छे मजबूत मुखबिर तैयार किए जा सकते हैं और उनकी सूचनाएं समाज में दी जा सकती है ताकि इन श्वेतपोश अपराधियों को रोका जा सके। अगला पॉइंट हमारा होगा, सरकार को चाहिए कि इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानून बनाए जाए और जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करे और जनता भी कानून का सहयोग करे, इनको सजा दिलवाए। अपराधी को गिरफ्तार करने से पूर्व सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र ही पूरी करें ताकि इनको रंगे हाथ पकड़ा जा सके। अगला हमारा पॉइंट है, पुलिस जनता की तुरंत सहायता करे ताकि जनता जो है इनके बारे में अच्छे से बता सके। अगला पॉइंट हमारा है प्रशासनिक कार्यशैली में सुधार। जितनी हमारी प्रशासनिक कार्यशैली अच्छी होगी उतना ही समाज में अपराधों की दर में कमी होगी।